हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गॉडेस लव की पास्ट की स्टोरी को बताया जाता है, जहाँ पे उनका ह्यूमन नेम मिस याओ होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिता रही होती हैं क्यूआन क्यून वैली के अंदर ही, जहाँ पे ये दोनों ही 99 लेवल के वॉरियर होते हैं और इन दोनों को एक और लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू करना था। इसलिए इन्हें गॉड 9 टेस्ट को क्लियर करना होगा, तभी ये दोनों एक साथ गॉड रैलम में प्रमोट हो सकते हैं। और इन दोनों ने एक दूसरे से कसम खा ली होती है कि ये लोग एक ही साथ गॉड रैलम में प्रमोट होंगे। इसलिए क्विन मिस याओ को छोड़ करके अपनी कल्टीवेशन के लिए चला जाता है, जहाँ पे मिस याओ अपना 99 लेवल ब्रेक थ्रू करके 100 लेवल पे पहुंच चुकी थी। और यहाँ पे तो लगभग काफ़ी महीने बीत जाते हैं और तभी काफ़ी इंतज़ार के बाद क्विन भी आता है, जिसे देख करके मिस याओ तुरंत ही जा करके उसे हक करती हैं। मगर जब वो सेंस करती हैं कि क्विन की लेवल अभी भी 99 है, तो वो उससे पूछती हैं, फिर तुम अभी तक अपना ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाए हो? तभी क्वीन कहता है कि क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो मेरा ब्रेक थ्रू करने के लिए? तभी मिस याओ कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, बस तुम बताओ तो सही। ये कहना ही था, क्वीन तुरंत ही गॉड किलिंग डैगर को बाहर निकालता है और उस डैगर से मिस याओ की जान वो ले लेता है। और तभी वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी मौत के बाद मैं तुम्हारी पावर को रिफाइन करके अपना 100 लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ मेरी जान। फाइनली तुमने अपने प्यार के लिए काफ़ी बड़ी कुर्बानी दे दी है। तभी मिस याओ कहती है, मैं गॉडेस ऑफ लव बनना चाहती थी, आखिर तुमने ही मेरे साथ ये क्या किया? जहाँ पे मिस याओ के दिल में सिर्फ नफ़रत रहती है और वो जैसे ही मरती हैं उनकी नफ़रत बदल चुकी थी एक ईविलनेस में, जहाँ पे ईविल गॉड ने मिस याओ की बॉडी को पोसेस कर लिया था और उनकी सोल निकल करके सीधा ही हेवन में चली जाती है। इसलिए मिस याओ ऑलरेडी 100 लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। तभी मिस याओ की सोल आसमान में देखते हुए यू हाओ को धन्यवाद कह रही होती है, क्योंकि उसकी वजह से आज मिस याओ की सोल के साथ साथ उनकी बॉडी भी फ्री हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यू हाओ को दिखाया जाता है, जो कि डोंगर की बॉडी को देख करके भागते हुए उसके करीब जा रहा होता है। वहीं पे वोंग डोंगर को संभाल रही होती है। वहीं पे वोंग को जो इविल गॉड ने पोजेस किया था, इविल गॉड की डेथ की वजह से वोंग भी वहां पे ठीक हो जाती है। वो तुरंत ही डोंगर से कहती है कि आखिर तुमने ये क्या किया, तुम्हें यहाँ पे अपनी जान नहीं देनी चाहिए थी। वो अपने होश में आकर के डोंगर से बात करने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है। तभी डोंगर कहती है कि वोंग, मैं अपने प्यार को तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ, प्लीज़ उसका ख्याल रखना। ये कहते हुए वो अपनी आंखों से आंसू टपकाते हुए सीधा ही यू हाओ की ओर देखते हुए कहती है कि यू हाओ, मैं चाहती थी सिर्फ तुम्हारी वाइफ बनना। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को यू हाओ की तरफ फेंकती है और वहीं पे यू हाओ भी उसका हाथ पकड़ने के लिए एक जंप लगा देता है। और जैसे ही डोंगर का हाथ जमीन की तरफ बढ़े जा रहा होता है, वहीं पे यू हाओ की भी धड़कनें तेज होते जा रही होती हैं, जहाँ पे यू हाओ एकदम स्लो मोशन में डोंगर के हाथ के करीब पहुंचता है। और जैसे डोंगर का हाथ जमीन पे गिरता है, यू हाओ उसके हाथ को पकड़ के तुरंत उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और रोते हुए कहता है कि डोंगर, तुम मुझे छोड़ के जा नहीं सकती हो। क्या तुम वो वक्त भूल चुकी हो जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी और हम दोनों ने वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, और अगर कोई भी बड़ी मुसीबत आएगी तो हम दोनों एक साथ ही उसे फेस करेंगे। आखिर तुमने अपना वादा क्यों तोड़ दिया डोंगर? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। ये कहने के साथ वो रोने लगता है और तभी आसमान में एक गोल्डन लाइट अपीयर होती है, जो कि सीधा ही इस क्यूआन कुन वैली को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। और वहीं पे यू हाओ डोंगर को गले लगा करके कस कस के रो रहा होता है। उसकी चीख से पूरा आसपास का एरिया गूंज उठता है और वहीं पे जो आसमान से डिवाइन लाइट आती है वो पूरी की पूरी वैली को ही डिस्ट्रॉय करके रख देती है। तभी हम देखते हैं कि यू हाओ डोंगर को अपनी गोदी में ले करके एक चट्टान के किनारे खड़ा होता है और उसके पीछे वोंग होती है। तभी वोंग कहती है कि डोंगर, मैं कितनी बड़ी सेल्फिश थी, मैं तुमसे फाइट कर रही थी तुम्हें हराने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, और तुम मुझसे सिर्फ फाइट कर रही थी बिना किसी सेल्फिशनेस के। अगर तुम चाहती तो मेरी जान ले सकती थी और खुद की जान बचा सकती थी, मगर तुमने यू हाओ के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। सच में अगर यू हाओ के प्यार के लिए कोई काबिल है तो वो सिर्फ तुम हो, और तुम्हारे मरने के बाद भी यू हाओ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा, क्योंकि वो कभी मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता है। ये कहने के साथ वो यू हाओ और
डोंगर को देखती है और कहती है कि शायद मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये कहने के साथ वो अपने कदम पीछे लेती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं पे यू हाओ अपने घुटनों के बल आकर के रोने लगता है और किंग ऑफ गॉड तांग से कहता है, किंग ऑफ गॉड प्लीज़ यहाँ पे आप कोई सोल्यूशन मुझे बताएं जिससे मैं अपने प्यार को बचा सकूं। भले ही मुझे यहाँ पे अपनी सोल को भी क्यों कुर्बान ना करना पड़े, अपने प्यार की खातिर मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करें। मगर तभी डोंगर की बॉडी के अंदर से लव सिक हर्ट ब्रोकन रेड फ्लावर बाहर निकलता है, जो कि डोंगर की वाइटलिटी एनर्जी को उसकी बॉडी में रीस्टोर करने लगता है। ये देख करके ऊपर गॉड किंग यानी कि तांग यू हाओ से कहते हैं कि यू हाओ डिवाइन रैलम की लॉ की वजह से मैं इस मैटर में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ। जब लव वैली से डोंगर के लिए तुम इस फ्लावर को लेकर के आए थे, जब डोंगर बीमार थी, तो इस फ्लावर की जो वाइटलिटी फोर्स थी डोंगर को ठीक करने के लिए सिर्फ थोड़ी सी ही इस्तेमाल हुई थी। अभी इस फ्लावर की वाइटलिटी फोर्स या फिर इसकी स्पिरिचुअल पावर हम कहें, वो पूरी तरीके से अभी इसके अंदर मौजूद है, जो कि डोंगर को फिर से रिस्टोर कर सकती है। मगर मैं तुम्हें बता दूं, डोंगर को ठीक करने के लिए उसकी स्पिरिचुअल सी को ओपन करना होगा। उसकी स्पिरिचुअल सी के अंदर एक सील है, जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल सी के अंदर जो सील लगी है वो डिस्ट्रॉय होगी, डोंगर तुरंत ही ठीक हो जाएगी। मगर उससे पहले डोंगर को तुम्हें हाउतियान सेक्ट में लेकर के जाना होगा। ये कहने के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं और वहीं पे यू हाओ की टीम भी यू हाओ के पीछे आके खड़ी हो जाती है। और तभी इविल गॉड हंसते हुए कहता है कि क्वान कुन वैली अब पूरी तरीके से क्लोज्ड होता है। तभी यू हाओ डोंगर को लेकर के धीरे धीरे आगे चल रहा होता है और उसके पीछे उसके मास्टर और उसकी पूरी टीम मेंबर होते हैं, जहाँ पे यू हाओ डोंगर को अपनी बाहों में लेकर के कहता है कि डोंगर ने मेरी वजह से खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है, क्योंकि मैं फाइट के दौरान डीप स्लीप में चला गया था। उसने खुद को कुर्बान करके मुझे जगाने की कोशिश की और अभी डोंगर की मदद सीनियर नियोबू और सीनियर ताइबू ही कर सकते हैं। तभी यू हाओ तुरंत ही मास्टर जुआन लाओ से कहता है कि मास्टर, मुझे जल्द से जल्द डोंगर को लेकर के हाउतियान सेक्ट में लेकर के जाना होगा, इसलिए मैं यहीं पे आप सबको बाय बोलना चाहता हूँ। ये कहने के साथ वो अपने लोगों की ओर देखने लगता है और उन सबको गुड बाय बोल करके वहाँ से डोंगर को लेकर के उड़ता हुआ सीधा ही हाउतियान सेक्ट की ओर निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हाउतियान सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। फिर डोंगर के दोनों ही अंकल दौड़ते हुए यू हाओ के पास आते हैं और तुरंत ही डोंगर को गोदी में लेकर के उसको अपने हाउतियान सेक्ट के अंदर ले जाके उसे रेस्ट करने के लिए सुला देते हैं, जहाँ पे धीरे धीरे करके काफी दिन बीत जाता है। डोंगर की इंजरी भी वहाँ हील हो रही होती है, मगर यू हाओ अभी भी सेक्ट के बाहर खड़े होकर के डोंगर का इंतजार कर रहा होता है। मगर तभी मास्टर नियोबू आते हैं और यू हाओ से कहते हैं कि यू हाओ, तुम बेवजह यहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें जाकर के अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। और रही बात डोंगर की, तो हम लोग हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए, तुम जानते हो ना, हम लोग डोंगर को कुछ भी होने नहीं देंगे, हम उसके अंकल हैं। और डोंगर का भी अभी कोई भी भरोसा नहीं है, वो अभी उठ सकती है, कल उठ सकती है या फिर सालों के बाद। ये कहने के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी यू हाओ कहता है कि यहाँ पे अंकल ने सच कहा है, मुझे कैसे भी करके और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा और अपनी कल्टीवेशन करके खुद को ग्रो करना होगा, तभी मैं डोंगर का बदला होली स्पिरिट चर्च और सन मून एम्पायर से ले सकता हूँ। खून के बदले खून, जो उन लोगों ने मेरी डोंगर के साथ लव वैली में किया है। तभी यू हाओ तुरंत ही अपने दोनों ही अंकल को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर नियोबू और सीनियर ताइबू, प्लीज़ डोंगर का ख्याल रखिएगा। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें तांग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे सीनियर मास्टर जू जिंगलू एम्पायर और हेवनली सोल एम्पायर को इनविजिबल शील्ड और क्रॉस बो को ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। यूँ समझते कि यहाँ पे जंग की तैयारी हो रही होती है। वहीं पे हमें बेबे और जू शांशी को दिखाया जाता है, जहाँ पे जू शांशी बेबे से कहता है कि यू हाओ ने जो रेयर मटेरियल सन मून एम्पायर से चोरी करके यहाँ पे लेकर के आया था, उसकी वजह से हमारा तांग सेक्ट बहुत ही तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। तभी बेबे बोलता है कि जू तियान अभी इस समय थ्रोन को हासिल कर चुका है और वो नया सन मून एम्पायर का लॉर्ड बन चुका है, इसलिए हम लोगों को
जल्द से जल्द तैयार होना होगा और तांग सेक्ट को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, क्योंकि ये वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है उन सारे ही दालाओ कॉन्टिनेंट से जो कि हमारे दुश्मन हैं। तभी बेबे और जू शांशी की नज़र अपने सामने मिस ये के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तभी बेबे जू शांशी और अपनी पूरी टीम को बताता है कि जब यू हाओ तांग सेक्ट में वापस आया था तो उसने मिस ये को रिलीज़ कर दिया था और वो अब हमारे साथ में है, मगर अभी भी हम लोगों ने इन्हें एक सीक्रेट रूम दिया है क्योंकि अभी भी इन पर हमें थोड़ा डाउट है। और ये लोग यहाँ पे बात ही कर रहे होते हैं, तभी एक सोल्जर आकर के बेबे से कहता है कि सीनियर यंग मास्टर दी लॉन्ग मैन सेक्ट की मिस नान हमारे तांग सेक्ट के डोर पे आपसे मिलने के लिए आई हैं और वो इस समय काफ़ी ज़्यादा घायल हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है। तभी बेबे अपनी पूरी टीम के साथ अपने तांग सेक्ट के डोर पे जाता है मिस नान से मिलने के लिए। ये देख करके मिस ये भी उन लोगों को ज्वाइन कर लेती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें मिस नान को दिखाया जाता है जो कि बेबे से रोते हुए कहती हैं कि प्लीज़ मेरी मॉम को बचा लो, क्योंकि जूतियान ने मेरी मॉम को पकड़ लिया है। और साथ में सनमून एम्पायर के अंदर जो कॉम्पिटिशन हो रहा था उस कॉम्पिटिशन में जितने भी लोग आए थे उन सभी लोगों को भी जूतियान ने किडनैप कर लिया है। बहुत ही मुश्किल से मेरी मॉम ने मुझे बचाया है और वो खुद पकड़ी गई। मगर ये बात सुन करके मिस ये कहती हैं कि हमें अभी चल करके मिस नान की मॉम को बचा के लाना चाहिए। मगर तभी जियाओ तुरंत ही वहाँ पे उन्हें रोक करके कहती है कि हम लोग सडन किसी के ऊपर भी अटैक नहीं कर सकते हैं। ये कहने के साथ वो मिस ये को शांत कर देती है। मिस ये भी जियाओ की बात को सुन करके खुद के कदम को पीछे ले लेती हैं, जहाँ पे जियाओ अभी भी मिस ये का हाथ पकड़ी होती है और उन्हें समझा रही होती है। तभी बेबे मिस नान से कहता है कि पहली बात ये कि आपकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, आखिर जूतियान ने आपको इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया, हमें इस पे थोड़ा डाउट हो रहा है, इसलिए आपको फ़िलहाल के लिए तांग सेक्ट के गेट के पास जो वेटिंग रूम है वहाँ पे रहना होगा। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन तुरंत ही हाइसेन पवेलियन को दे दूँगा और जैसे ही यू हाओ अपनी आइसोलेशन से वापस आता है हम उससे बात करके आपकी मॉम को बचाने के लिए ज़रूर जाएंगे। तभी मिस नान कहती हैं कि आप लोग मुझे स्पाई समझ रहे हैं। तभी बेबे कहता है कि हम आपको स्पाई नहीं समझ रहे हैं, बस हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, हम यहाँ पे हर किसी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें गलत मत समझिएगा। तभी मिस ये कहती हैं कि नान तुम्हें पता है मेरी मॉम को भी उन ईवल्स ने मार दिया था और मैंने कसम खा लिया था कि मैं उन ईवल्स को नहीं छोड़ूंगी। जब मुझे अंडरवर्ल्ड टूर्नामेंट के बारे में पता चला तो मैं तुरंत ही ऑर्डिनरी अलायंस के साथ जुड़ गई और उन लोगों के साथ जुड़ करके मैं ईवल सेक्ट वालों को मारना शुरू कर दिया था अपनी लाइट एट्रीब्यूट की पावर से, और उनमें से तो मैंने कईयों को मार भी दिया है। मैं वादा करती हूँ तुमसे मिस नान कि मैं तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी मॉम को बचा नहीं पाई थी, मगर तुम्हारी मॉम को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें यू हाओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके चारों ही तरफ आइस ऑरा होता है। और मज़े की बात तो ये होती है कि यू हाओ को इस कल्टीवेशन के दौरान हद से ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है और इसे गाइड कौन कर रहा होता है, गॉड किंग तांग सेन, जो कि यू हाओ से कहते हैं कि यू हाओ जब तक तुम अपनी कल्टीवेशन का गोल पूरा नहीं कर लेते हो, चाहे मौत ही क्यों ना तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए, ये जगह तुम नहीं छोड़ सकते हो। और यू हाओ तुम्हें पता है सूरज और चांद फिर से 4000 साल बाद दोबारा जन्म ले रहे हैं, और उसी तरीके से एक हाथ में लहरता हुआ झंडा और बादलों के ऊपर तय है किस्मत का मंच, और उसी तरीके से जंग में कूद पड़ते हैं शूरवीर सैनिक और घोड़े झंडा लेके दौड़ते हैं, सफ़ेद हड्डियों पे कदम रख के जीत या हार का फैसला करते हैं। और आसमान में चांद पूरा है, उसके टेंटिकल जैसे रेशे जमीन तक लटक रहे हैं। पहाड़ियों की दीवारों पर छाई है गहरी धुंध, लेकिन दिए गए हैं लहू से तकदीर के अल्फाज। और आसमान का रास्ता अभी भी बेरहम है और कई हीरोज इस जमीन में अपनी हड्डियां छोड़ गए हैं। कहा जा सकता है आम लोग भी उस घास जैसे हैं, जब लाखों लाशें दफन होती हैं तो रूह की आंखें खुलना शुरू करती हैं। फिर से धुंध लौट रही है, दुनिया का नसीब हवाओं में सफ़र कर रहा है। आज आसमान में जंगली आग भड़क रही है, एक सपना बादलों को चीर रहा है और लंबी रात का दरवाज़ा खुल चुका है।
मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यू हाउ आ चुका है अपने नए लुक के साथ और यू हाउ की कल्टीवेशन के दौरान इसका मनोबल बढ़ा रहे होते हैं तान सेन, जो कि अपनी पोट्री से यू हाउ की मदद कर रहे होते हैं और इसकी पूरी कल्टीवेशन में मदद करने वाले भी तांग सेन होते हैं। अब देखने में मज़ा आने वाला है कि यू हाउ किस लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है और उसकी कल्टीवेशन लेवल क्या होगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।